पुरानी चावल की तंगलियों main सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पहुंचती है दीवारों से जहदा हुआ को ओना आवर हवा main गुली सिलन की बो यहाँ की पहचान है रमेश एक ऐसी ही तंग कोतरी में रहता है जहां छत से पानी टपकना आम बात है। गाली इतनी सक्रिय है कि दो लोग एक साथ नहीं निकल सकते। हर तरफ कबात कदर और सड़क पर बहती गंदी नाली का शोर है। रमेश अपनी चाताई से उठता है। उसके पैरों के नेहे जमीन की ठंडक महसूस होती है। कमरे में रखा एक पुराना पत्थर का टुकड़ा दरवाजे कोता में ही है क्योंकि कब्जा तो चुका है। बाहर गाली में इन कुत्तों के भौंकने की आवाज और डोर से आती ट्रेन की गर्ज सुनाई देती है। वो एक बार खिड़की की तरफ देखता है जहां से सिर्फ सामने वाली इमारत की काली दीवार दिखाई देती है। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की छड़ी है जिससे वो अपने घर के कोने में जमा कार्य को हटाता है। यहाँ हर दिन का संघर्ष इसी तंग जगह से शुरू होता है। वो अपने पैरों को घसीटते हुए बाहर निकालने की तैयारी करता है। यहाँ खाली की अंधेरी मौत पर उसका रोज का काम उसका इंतजार कर रहा है। गाड़ी की सुई 4 बजाते ही रमेश अपनी बोरी उठाता है। बोरी का वजन उसके कंधों को नीचे की तरफ खींचता है जिससे उसकी कमर तोड़ी हुई आती है। वो गाली के दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकलता है। यहाँ सड़क पर अभी भी रात की ठंडक बाकी है। उसके कदमों की आवाज खाली सड़कों पर गूंजती है। वो सीधा उस कहर के दर की तरफ बढ़ता है। यहाँ से कल रात ही तुक गुजरे दे बोरी का एक कोना जमीन पर घसीट रहा है जिससे पत्थरों पर रगड़ने की कर्कश आवाज निकल रही है। वो युक्ता है और अपने हाथों से कहरे के दर को पलटता है। उसकी उंगलियां किसी नुकीली चीज से टकराती हैं पर वो रुकता नहीं। वो तसी से प्लास्टिक की बोतलों को अलग करता है और उन्हें बोरी में डालता है। हर बोतल के हिरने की आवाज उसके काम की खाती को दर्शाती है। सामने से एक सफाई कर्मचारी की गाड़ी आती दिखाई देती है जिसे बहाने के लिए वो अपनी बोरी को कंधे पर कसकर पकाता है और दूसरी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके सांस लेने की आवाज तेज हो जाती है। वो है पुरानी दीवार के सहारे रुकता है, अपनी बोरी को जमीन पर पटकता है और फिर से कहरे में हाथ डालता है। सूरज की पहली किरण अभी तक नहीं निकली है पर उसका दिन का संघर्ष पूरी तरह शुरू हो चुका है। सूरज की गर्मी अब बढ़ने लगी है। रमेश एक बादे कहरे के देर के जमने हुका हुआ है। उसके हाथ लोहे के टुकड़ों को ढूंढने के लिए तेजी से हाल रहे हैं पर अब उनकी गाती डेमी फट गई है। उसके माथे से पसीना टपक कर उसकी आंखों में या रहा है जिससे वो बार बार अपनी हथेली से साफ करता है। एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल को निकालने के लिए या वो जोर लगाता है तो उसका हाथ फिसल जाता है और वो संतुलन खो देता है। वो एक पल के लिए वही रुक जाता है, अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करता है पर दर्द के कारण उसका चेहरा सिकुड़ जाता है। करने की उसके आसपास के कहरे में सिर्फ टूटी हुई चीजें हैं जिन्हें बेकार उसे बहुत कम पैसे मिलेंगे। वो एक लोहे के टुकड़े को उठाता है, यूज गौर से देखता है, फिर निराशा में न्यूज वापस दर पर फेंक देता है। उसकी आंखें तकवत से लाल हो गई हैं। वह अपने कंधे पर लत की बोरी को देखता है जो अभी भी आधी खाली है। सामने से गुजरती एक गाड़ी की डोल उसके ऊपर उठती है। वो एक पुरानी दीवार के सहारे बैठ जाता है, अपनी सांसें गिन रहा है। उसके चेहरे पर निराशा की एक गहरी लकीर साफ दिखाई देती है। रमेश अपनी बोरी को जमीन से उतारता है। बोरी का वजन अब उसके कंधों पर एक गहरी लकीर बना रहा है। वह तकवत के बावजूद अपने पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ता है। सामने की मुखिया सड़क पर बीत बच गई है, इसलिए वो एक तंग और अंधेरी गली की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ की दीवारें इन ऊंची हैं और सूरज की रोशनी
यहाँ तक ना ही पहुंच पाती। गली में हवा का बहाव रुक सा गया है। वह चलते चलते रुकता है जब यूज एक पुरानी इमारत की दीवार पर लटकी हुई बेल नजर आती है। उसके कदम अपने आप उस खंडर की तरफ बढ़ने लगते हैं। गली का रास्ता खत्म होता है और वो एक ऐसे कोने में पहुंचता है यहाँ मालबा बिखरा हुआ है। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सा दबाव है। रमेश अपनी बोरी को एक तरफ रखता है और धीरे से आगे बढ़ता है। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते टूटने की आवाज करते हैं जो इस सुनसान जगह में गूंज उठती है। वह एक पुरानी लकड़ी की हिचकी को देखता है जो आधे रास्ते लटकी हुई है। हवा का एक झोंका आता है और हिचकी की आवाज कर्कश ढंग से होती है। रमेश अपने हाथों को अपनी कमर पर रखता है और खरों तरफ गौर से देखता है। रमेश झुककर मलबे के ढेर को हटाना शुरू करता है। उसके हाथ धूल और मिट्टी से भर गए हैं। वह एक एक करके पत्थरों को हटाता है जिससे उसके नाखूनों में दर्द होने लगता है। अचानक उसकी उंगलियां एक सख्त और ठंडी सतह से टकराती हैं। यह मिट्टी के नीचे दबी हुई कोई आम चीज नहीं है। वह अपनी हथेलियों से तेजी से मिट्टी को कुरखने लगता है। डोल के उड़ने से उसकी सांसें भारी हो जाती है पर वो रुकता नहीं है। कुछ ही पलों में एक बाहरी मेटल का बॉक्स मलबे से बाहर निकल आता है। इन बॉक्स की सतह पर मिट्टी की एक मोटी परत जमी हुई है। रमेश बॉक्स को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और यूज खींचकर बाहर निकलता है। बॉक्स का वजन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। वो हिज जमीन पर रखता है और एक गहरी सांस लेता है। उसके हाथ हल्का सा कांप रहे हैं। बॉक्स के किनारों पर लगी हुई जंग को देखकर उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। वह बॉक्स के ऊपर अपनी हथेली फेरता है जिससे धूल हट जाती है। रमेश अपनी आसपास देखता है। गली अभी भी सुनसान है। वह जमीन से एक भारी और नुकीला पत्थर उठाता है। बॉक्स का लॉक संग से पूरी तरह जम चुका है। वो पहली बार जोर से लॉक परवार करता है पर सिर्फ एक धीमी सी खत की आवाज आती है। मिताल पर एक हल्का सा निशान पड़ता है पर लॉक नहीं खुलता। रमेश अपने दोनों हाथों से पत्थर को मजबूती से पकड़ता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वह दूसरी बार इस बार पूरी ताकत से लॉक के ऊपर पत्थर दे मारता है। इस बार मेटल के टकराने की एक तेजी आवाज पूरी खाली में गूंजी उठती है। रमेश रुकता है। उसके हाथ में कंपन है। वह फिर से पत्थर उठाता है और तीसरी बार पूरी ताकत से वार करता है। इस बार कर्कश आवाज के साथ लॉक का एक हिस्सा तोड़कर अलग हो जाता है। रमेश जल्दी से पत्थर को एक तरफ फेंकता है और अपने कामते हाथों से बॉक्स का ढक्कन ऊपर की तरफ खींचता है। ढक्कन के खुलते ही अंदर से अजीब सी पुरानी महक आती है। जैसे ही ढक्कन पूरा खुलता है अंदर रखे सोने के सिक्के सूरज की हल्की रोशनी में चमक उठता है। यह चमक इतनी तेज है कि रमेश की आंखें चौंध ही आ जाती हैं। वो एक पल के लिए स्तंभ रह जाता है। हजारों सोने के सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। रमेश के हाथ अभी भी कान पर ही हैं। वह एक सिक्का उठाता है और उसे अपनी हथेली पर रखता है। सिक्के का वजन और उस पर बनी हुई पुरानी आकृतियां उसे अलग दुनिया का एहसास कराती हैं। वो सिक्कों के ढेर को धीरे धीरे हटाने लगता है ताकि अंदर की गिराई को देख सके। जैसे ही वो सिक्कों की परत को हटाता है यूज नीचे एक चमड़े का पुराना लिफाफा दिखाई देता है। लिफाफा मिट्टी और नमी के कारण थोड़ा अगदा हुआ है। रमेश उसे सावधानी से बाहर निकालता है। लिफाफे के ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ है जो किसी पुराने राजवंश की मोहर जैसा लगता है। वो लिफाफे को खोलता है और अंदर से कुछ कागज निकालता है। कागज का रंग पीला पड़ चुका है। यूज एहसास हो गया है कि ये चीज उसकी सोह से कहीं ज्यादा
बादी है। रमेश बॉक्स को एक पुरानी बोरी में लपेट लेता है। वह चावल की तंगलियों से निकलता है। हर कदम पर पीछे मुड़कर देखता है। उसके हाथ बोरी को इतनी कसकर पकड़े हुए हैं कि उसकी उंगलियों की हड्डियां उभर आई हैं। वो शहर के उस हिस्से की तरफ बढ़ता है। सड़क पर भीड़ बांध रही है, लेकिन रमेश किसी से नजरें नहीं मिलाता। वह एक बड़ी इमारत के सामने रुकता है। उसके गले में सूखापन है। वो दरवाजे को धक्का देता है। अंदर की ठंडी हवा उसके पसीने से भीगे चेहरे पर लगती है। अंदर का सन्नाटा बाहर के शोर से बिल्कुल अलग है। वो एक लंबी गैलरी से गुजरता है। यहाँ दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हैं। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो एक दरवाजे पर लिखे विशेषज्ञ के बोर्ड के सामने रुक जाता है। उसका हाथ में बोरी का वजन अब और भारी महसूस हो रहा है। वह गहरी सांस लेता है और दरवाजे को धीरे से खटखटाता है। रमेश दरवाजा खोलता है। कमरे में दरों किताबें और पुराने पत्थर के टुकड़े रखे हैं। विशेषज्ञ की नजरें बॉक्स पर टिक जाती हैं। विशेषज्ञ ने एक छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और सिक्कों को गौर से देखने लगे। कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने एक सिक्का उठाया, यूज़ रोशनी के सामने किया और फिर वापस बॉक्स में रख दिया। उनके चेहरे पर आई एक गहरी लकीर रमेश की दांत कन बदल रही थी। विशेषज्ञ ने चश्मा उतारा और रमेश की आंखों में देखते हुए कहा, यह सिक्के आम नहीं हैं। यह एक ऐसे गुप्त राजवंश के हैं जिसका जिक्र इतिहास की किताबों से मिट चुका है। उन्होंने बताया कि ये सिक्के उस समय की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा राज था। ये सुनते ही रमेश के हाथ ताबेल के किनारे से फिसल गए। उसके पैरों तले जमीन निकल गई और वह पीछे रखी कुर्सी पर गिर पड़ा। उसका गला सूख गया था। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं निकले। विशेषज्ञ ने कागज के टुकड़ों को फिर से देखा और कहा, यह नक्शे अस खजाने की तरफ इशारा करते हैं जो सदियों से लापता था। रमेश की सांसें तेज हो गई थी। उसने ताबेल को दोनों हाथों से पकड़ लिया ताकि वह खड़ा रह सके। उसके दिमाग में हजारों विचार एक साथ दौड़ रहे थे। वह जो कबाद समझ कर उतार लाया था, वह दरअसल एक भूले बिसरे साम्राज्य की फिरासत थी। उसके शरीर में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। वह कुर्सी से उठा, लेकिन उसके घुटने अभी भी कम रही थे। उसने विशेषज्ञ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में अबे अलग ही चमक थी। रमेश ऑक्शन हाउस की बड़ी ग्लास की इमारत के सामने खड़ा है। उसके हाथ में वो दस्तावेज हैं जो उसने विशेषज्ञ से लिए था। वो अंदर कदम रखता है। जहन का फर्श इतना चमकदार है कि उसमें उसके पैरों की परछाई दिख रही है। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठ व्यक्ति ने रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा। रमेश ने अपना नाम रजिस्टर में लिखने के लिए पेन उठाया, लेकिन उसकी उंगलियां कंप रही थी। उसने पेन को जोर से पकड़ा और कांपते हुए अक्षरों में अपना नाम दर्ज किया। डेस्क के पीछे बैठा व्यक्ति ने एक टोकन रमेश की तरफ धकेला। रमेश ने यूज उठाया और ऑक्शन हॉल की तरफ बढ़ा। ऐसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का शोर उसके कानों में गूंज गया। हॉल के अंदर बड़े बड़े व्यापारी सूट और महंगे कपड़ों में घूम रहे थे। रमेश एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसके चारों तरफ लोग अपनी बोली की तैयारी में व्यस्त। रमेश ने अपने जेब में रखे टोकन को महसूस किया। हॉल की रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगी। ऑक्शन हॉल की लाइट्स धीरे धीरे मध्यम हो गई। एक बड़ा स्पॉटलाइट सीधे स्टेज के बीच रखे ताबेल पर पड़ा। ऑक्शनियर ने मंच पर कदम रखा। उसके हाथ में एक होता लगती का हमर था। उसने ताबले पर रखे उस पुराने सिक्के को उठाया और सबके सामने दिखाया। हॉल में सन्नाटा छाया। सभी की नजरें नस छोट से मिताल की टुकड़े पर टिकी थी। ऑक्शनियर ने मीके पर कहा, बोली शुरू होती है। उसने एक संकेत दिया और स्क्रीन पर नंबर्स बदलने लगे। एक व्यापारी ने अपना हाथ उठाया और कहा, 10 लाख रुपए। ये आवाज हॉल में गूंज उठी। रमेश की आंखें फाती की फाती रह गई। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। 10 लाख सिर्फ एक सिक्के के लिए?
उसके गले में एक गूंद उतरी। उसने अपने हाथ को अपनी जांघों पर जोर से दबाया ताकि वो अपनी जगह पर बना रहे। उसका दिल से इनमें जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इस तागे की तरफ देखा जहां वो सिक्का अब एक चमकती हुई चीज की तरह दिख रहा था। स्क्रीन पर 10 लाख का अंक चमक रहा था। रमेश ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी सांस बीच में ही अटक गई। उसके लिए यह संख्या सिर्फ एक नंबर नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया के बदलने का पहला इशारा था। ऑक्शनियर का हैमर दोबारा टेबल पर टकराया। अगली बोली आई 12 लाख, फिर 15। बोली लगाने वाले व्यापारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में जीतने की जिद थी। एक व्यापारी ने खादे होकर हाथ उठाया 20 लाख। रमेश का सर चकराने लगा। स्क्रीन पर नंबर्स इतनी तेजी से बदल रहे कि वो उन्हें पद भी नहीं पा रहा था। ऑक्शनियर की आवाज हॉल में गुनगुनाने लगी, क्या कोई और? 24 लाख, 23 लाख। बोली की रफ्तार बढ़ती गई। एक व्यापारी ने अपना पिंताबुल पर पटका और चिल्लाया 40 लाख। हॉल में एक हल्की सी हुलचुल हुई। रमेश ने अपनी उंगलियों को अपनी हथेली में गादा लिया। उसके नाखून उसकी स्किन में चुभने लगे। ऑक्शनियर का हैमर बार बार टेबल पर गिर रहा था। रमेश का गला सूख गया। ऑक्शनियर का हैमर हवा में तेजी से घूम रहा था। बोली अब 3 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी। एक व्यापारी ने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया 3 करोड़ 50 लाख। हॉल में एकदम से सन्नाटा छा गया। रमेश ने अपनी सांसें रोकी हुई थी। उसका दिल सीने में किसी बंदूक की गोली की तरह धड़क रहा था। ऑक्शनियर ने खरों तरफ देखा, क्या कोई और? 4 करोड़। एक दूसरे व्यापारी की आवाज गूंजी। ऑक्शनियर ने 3 बार हैमर को ताबले पर पटका। हर बार की टकराहट रमेश के कानों में किसी धमाके या सी लगी। तीसरी बार हैमर गिरते ही उसने कहा, बिक गया। स्क्रीन पर 4 करोड़ का अंक स्थिर हो गया। रमेश की टांगें कांपने लगी। उसने कुर्सी का सहारा लिया और धैर्य से बैठ गया। उसके हाथ तंदे पड़ गए थे। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जिन पर अभी भी कबाड़ का काम का निशान था, लेकिन सामने की स्क्रीन पर दिख रहा अंक उसकी पूरी दुनिया को बदल चुका था। ऑक्शन हाउस का दरवाजा पीछे बंद हुआ। रमेश बाहर की सड़क पर खड़ा था। हवा में इंदुल और धुन की वही पुरानी महक थी, पर अब सब कुछ अलग लग रहा था। वह सीधा अपनी चाउल की तरफ चला। तंग गलियों में इन पानी की नालियां बह रही थी। उसने अपनी चाउल की पुरानी जंग लगी लोहे की सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजा खोला तो अंदर वही पुरानी सीलन और अंदर था। उसने एक पुराना चोहला उठाया। जमीन पर पादकों प्लास्टिक के टुकड़े और लोहे का पुराना औजार उसने एक कोने में ढेर कर दिए। वो उन्हें वहां खोद रहा था। उसने अपनी छोटी सी अलमारी खोली, जिसमें बस 2-3 पुराने बर्तन थे। एक एक करके उसने सब कुछ योले में डाला। इसने कमरे के हर कोने को देखा। यहाँ उसने बरसों तक के बाद कुंती हुई रात गुजारी थी। दीवारों पर लाखी काली सिलन और छत से टपकता पानी। उसने दरवाजे की कुंडी को जोर से खींचा और ताला लगा दिया। चाबी को वही दीवार के एक दरार में डाल दिया। वो गाली से बाहर निकला। रमेश ने शहर के बाहर एक खाली गोदाम किराए पर लिया। जमीन पर पड़ी धूल और मिट्टी को साफ करने के लिए उसने बाड़े, जादू और पानी के पाइप का इस्तेमाल किया। उसने अपने 4 करोड़ रुपए का एक बड़ा हिस्सा पुरानी मशीन खरीदने में लगाया। ट्रक से बारी बारी लोहे की मशीन उतारते वक्त उसके हाथ में चोट लगी, पर उसने काम नहीं रोका। उसने इंजीनियर्स को बुलाया और पुरानी प्लास्टिक और मेटल को अलग करने वाली कन्वेयर बेल्ट सेट करवाई। हर मशीन का स्विच ऑन करते ही पूरे गोदाम में एक भारी गूंज पैदा हुई। रमेश ने खुद अपने हाथों से पहली बार प्लास्टिक की बोतलों का ढेर मशीने के होपर में डाला। मशीने के अंदर से कर्कश आवाज आई और फिर प्लास्टिक के टुकड़े होकर बाहर निकले। उसने दिखा कि कैसे कबाड़ अब एक व्यवस्थित प्रोसेस का हिस्सा बन रहा था। उसने दीवार पर एक बड़ा बोर्ड लगाया जिसमें रिसाइकलिंग की प्रक्रिया का नक्शा था। उसने लोकल कबाड़ियों को बुलाया और उन्हें बताया कि अब उन्हीं का कहन लाना है। दिन भर की मेहनत के बाद जब मशीन बंद हुई तो गोदाम में एक अलग ही शांति थी। रमेश ने अपने हथेलियों
पर लागी ग्रास को साफ किया और कन्वेयर बेल्ट की तरफ देखा। यह उसका नया काम था। यहाँ कचरा अब सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि एक नए उत्पाद का कच्चा माल बन चुका था। उसने पहली बार एक नए सफर की नींद फ्राक दी थी। समय बीतने के साथ वो छोटा गोदाम अब एक विशाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बदल चुका है। पुराने गोदाम की जगह अब स्टील और कांच की चमचमाती इमारत खड़ी है। रमेश ने कन्वेयर बेल्ट्स की संख्या बढ़ा दी है। यो अब पूरे प्लांट में निकाल की तरफ फैली है। हर तरफ सेंसर्स की लाल और हरी बत्तियां लग रही हैं। मशीन की आवाज अब कर्कश नहीं, बल्कि एक नियमित और तेज रफ्तार गूंज है। रमेश अपनी काबिन की खिड़की से नीचे फैक्ट्री फ्लोर को देखता है, जहां हजारों किलो प्लास्टिक और मेटल एक साथ प्रोसेस हो रहे हैं। उसने ऑटोमेटेड सॉर्टिंग आर्म्स लगाई हैं, जो बिना रुके कचरे को अलग अलग हिस्सों में बांध रही हैं। पुराने कबाड़ के ढेर अब यहाँ नहीं दिखते, बल्कि साफ सुथरे पैलेट्स पर रखे रॉ मटेरियल्स नजर आते हैं। उसने फैक्ट्री के बाहर एक बड़ा गड्ढा बनवाया है, जहां से हर घंटे बड़े ट्रक्स माल लेकर निकलते हैं। यह सिर्फ एक रिसाइकलिंग यूनिट नहीं, बल्कि एक मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट है। रमेश ने अपनी डेस्क पर रखे डैशबोर्ड को देखा, जहां प्रोडक्शन की लीव स्पीड और एफिशिएंसी का डेटा फ्लैश हो रहा था। अब यहाँ हर मशीन है, हर बेल्ट और हर कन्वेयर एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। यह उसकी कामयाबी का शिखर है, जहां से वह अपने सपनों को हकीकत में बदलता हुआ देख रहा है। फैक्ट्री के फ्लोर पर अब हजारों लोग काम कर रहे हैं। रमेश हर सुबह कैंटीन के रास्ते से गुजरता है, जहां वर्कर्स की भेंट चाय और नाश्ते का आनंद लेती है। उसने देखा कि कैसे उसकी कंपनी ने इन लोगों के घरों में रोशनी बारी है। कन्वेयर बेल्ट के पास खड़े युवा वर्कर्स मशीन के सेंसर्स को ध्यान से चेक करते हैं। रमेश ने एक पुराने वर्कर के कंधे पर हाथ रखा, जो अब एक बड़ी सॉर्टिंग मशीन को कंट्रोल कर रहा था। उस वर्कर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, जो उसकी मजबूती और सुकून को दर्शाती थी। रमेश ने कैंटीन के कोने में बैठकर लोगों को आपस में हंसते मुस्कुराते देखा। उनकी बातें अब कबाड़ चुनने की मुश्किलों के बारे में नहीं, बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई और घर के नए सामान के बारे में थी। रमेश ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक बड़ा परिवार बन चुका है। वह जब भी फैक्ट्री के फ्लोर पर जाता है, लोग उसे देखकर सर झुकाते हैं और हाथ हिलाते हैं। उनकी आंखों में दिखती चमक रमेश को एक अलग ही सुकून देती है। उसने देखा कि कैसे एक छोटा सा कदम हजारों लोगों की जिंदगी का सहारा बन गया है। हर मशीन की आवाज के बीच यूज लोगों की हंसी और उनका संतुष्ट चेहरा सबसे बड़ा इनाम लगता है। रमेश अब सिर्फ एक मालिक नहीं, बल्कि इन हजारों लोगों की रोजी रोटी का जरिया बन चुका है। रमेश अब शहर के बड़े व्यापारिक मंचों पर एक सम्मानित नाम है। जब वह किसी सेमिनार या उद्यमी सम्मेलन में पहुंचता है, तो लोग अपनी कुर्सी से उठकर उसका स्वागत करते हैं। वो अब वही व्यक्ति है जो कभी तंगलियों में कबाड़ की तलाश में भटकता था, लेकिन आज उसके विचार और उसकी रिसाइकलिंग टेक्निक को देश भर में सराहा जाता है। कई युवा उद्यमी उसके पास आकर सलाह लेते हैं कि कैसे एक छोटे से काम को बड़े स्तर पर ले जाया जाए। रमेश उन्हें अपनी पुरानी बोरी की कहानी सुनाता है। इसे सुनकर सभी चेहरे पर हैरानी और प्रेरणा के भाव उभर आते हैं। वो समय के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया है यहाँ मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। सरकारी कार्यालयों में भी अब उसका नाम एक जिम्मेदार नागरिक और एक सफल बिजनेसमैन के रूप में लिया जाता है। उसने कबाड़ चुनने वाले लोगों के लिए एक नया प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया है, जहां वो उन्हें तकनीकी काम सिखाता है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि अगर रमेश कर सकता है तो कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। वो अब सिर्फ एक कंपनी का मालिक नहीं, बल्कि बदलाव की एक चलती फिरती तस्वीर है। उसके हर कदम में अब एक विश्वास है, जो उसने बरसों की मेहनत और ईमानदारी से कमाया है। समय अब यूं सिर्फ एक पैसे वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में देखता
है इसने जमीन से उठकर आसमान छुआ है। रमेश अपनी ऑफिस की बड़ी खिड़की के पास खड़ा है, जहां से निश फैक्ट्री का पूरा कैंपस दिखता है। वह अपने हाथों को पीछे बंद कर नीचे चल रही मशीनें और लोगों की हालचाल को देख रहा है। उसने अपनी डेस्क पर रखी एक पुरानी मेटल की चाबी को उठाया। वही चाबी जो उसने उस पुराने घर में पाई थी। वो उस चाबी को अपनी हथेली में महसूस करता है। यहाँ अब मेहनत के निशान हैं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैलती है, जो उसके पुराने संघर्ष और आज की सफलता का संगम है। वो खिड़की से हटकर अपनी कुर्सी पर बैठता है और टेबल पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स को समेटता है। उसके चेहरे पर अब कोई थकान नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि है। वो जानता है कि उसने सिर्फ एक बिजनेस नहीं खड़ा किया, बल्कि एक नई पहचान बनाई है। रमेश अपनी कुर्सी को घुमाकर फिर से खिड़की की तरफ देखता है, जहां सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वह गहरी सांस लेता है। उसके होंठों पर एक गर्व भरी मुस्कान है। यह वही मुस्कान है जो उसके सफर की हर चुनौती को जीतने का सबूत है। रमेश अब शांति से अपनी नई दुनिया को देख रहा है, जहां हर चीज उसकी मेहनत का परिणाम है।